नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात सियासत की, राजनीति की भी करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर अपराधी गलतफहमी में एक होमगार्ड का जवान जो है वो मारा गया है। अपराधी की गफलत में होमगार्ड के जवान की मौत हो गई है। होमगार्ड का जवान वो रूम में फायरिंग कर रहा था और इसी दौरान अपराधी होने की आशंका के बीच जवाबी फायरिंग की जाती है और इस जवाबी फायरिंग में होमगार्ड के जवान मोहम्मद राशिद की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने, अपराधी की गफलत में एक होमगार्ड का जवान जो है वो मर जाता है। होमगार्ड का ये जवान वॉशरूम में मौजूद था, जिस दौरान अपराधी होने की आशंका के मद्देनजर काउंटर फायरिंग की गई, जिस दौरान ये शख्स मारा गया। 3 दिन पहले ही बरियारपुर थाने में यह तैनात हुआ था। मानसिक रूप से होमगार्ड का जवान परेशान था, यह एसपी की तरफ से कहा जा रहा है। और गफलत की वजह से देखिए, एक होमगार्ड के जवान की जान चली गई। अपराधी की गफलत, बताया जा रहा है कि होमगार्ड का जवान वॉशरूम में मौजूद था और यहां से फायरिंग कर रहा था। पुलिसकर्मियों को यह अंदेशा हुआ या आशंका हुई कि यह अपराधी है और इसके बाबत जवाबी फायरिंग की जाती है और इस जवाबी फायरिंग के दौरान यह शख्स मारा गया। हालांकि जो एसपी ने जानकारी दी है, कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से यह शख्स, यह होमगार्ड का जवान जो है वो परेशान था और अपराधी की गफलत में इस शख्स की जान चली गई। और अब बात आरजेडी की। जी हां, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान, बीजेपी और जेडीयू पर यह बयान जो है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जगदानंद सिंह की तरफ से बयान सामने रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी बीजेपी कहती है, कभी जेडीयू कहता है, तोड़ देंगे। क्या हर भौंकने वाले का जवाब देना जरूरी है? ये स्टेटमेंट जो है वो जगदानंद सिंह की तरफ से सामने आया। बीजेपी और जेडीयू पर जगदानंद सिंह का ये पलटवार था, लेकिन पलटवार में देखिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर भौंकने वाले की जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी की तरफ से स्टेटमेंट सामने रखा गया। दे रहे हैं कि बीजेपी कहती है, कभी जदयू कहते हैं कि तोड़ देंगे। आप ही बता दो, हर भौंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी कहती है, कभी जदयू कहते हैं कि तोड़ देंगे। आप ही बता दो, हर भौंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? तो ये वो जगदानंद सिंह हैं जो उम्र और तजुर्बे दोनों में ही बड़े हैं, लेकिन इनकी तरफ से इस तरह की भाषा और भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए पलटवार किया जाना कई सवालों को अपने आप जन्म देता है। जगदानंद सिंह ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों किया, इसे जानने के लिए हमें 2 दिनों के अंदर हो रहे नेताओं के बयानबाजी को समझना जरूरी हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है 2 दिनों के इस घटनाक्रम को बयानों के जरिए, और उस बयान के बाद तलखी को समझिए। अब सवाल है कि अगर उनके कोई विरोधी उन पर वार करते हैं, क्या बार बार सियासी वार से आरजेडी में बौखलाहट आ गई है और क्या ये स्टेटमेंट इसी बौखलाहट का नतीजा है? ये सवाल है। हालांकि इन सवालों के तहत जवाब का इंतजार अभी बाकी है कि क्या ऐसी भाषा और ऐसी भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य है। के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर लें। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो ऐसी ही खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी में। तो देखिए ये सवाल इसलिए परेशान भी करते हैं क्योंकि इन सवालों के साथ अब राजनीतिक जो भाषा की मर्यादा है वो टूटती नजर आती है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित से ही इस सवाल को और इस सवाल के पीछे के जो बयान है उन बयानों के मायने को समझने की कोशिश करेंगे। अमित,
क्या ये मान लिया जाए कि बिहार की सियासत अब एक नई तरीके की परिपाटी की शुरुआत कर रही है, जिसमें भाषा को लेकर के मर्यादा अब टूटती ही दिखेगी, क्योंकि राजनेता जो हैं वो इसी तरीके से अपने पक्ष या विपक्ष पर वार और प्रहार करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की भाषाई मर्यादा जो है अमर्यादित होती जा रही है लगातार, चाहे वो हम आरजेडी की बात कर ले, जेडीयू बीजेपी की बात कर ले, तो सभी तरफ से जो है वो बदजुबानी जो है नेताओं की वो देखने को मिल रही है। अभी मैं जहां मौजूद हूं, ये राबड़ी देवी का आवास है और कल यहीं पे जो है वो तमाम उपाध्यक्षों की बैठक थी। बैठक के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि भूपेंद्र यादव ने जो दावा किया है, जो बातें कही है, उस पर आपका क्या कहना है, तो उस पर उन्होंने अमर्यादित भाषा सीधे तौर पे कर सकते हैं, तो जो भाषा का मर्यादा जिसका लगातार वो ख्याल रखते आए हैं, चूंकि लंबी उनकी राजनीतिक पारी रही है, अपने भाषाई मर्यादा के लिए वो जाने जाते हैं। कई बार अमित, सवाल तो इसीलिए उठ रहे हैं ना कि जगदानंद सिंह जैसे परिपक्व नेता की तरफ से अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, ऐसे नेता की तरफ से जिनको ये कहा जाता रहा कि राजनीति में उनका आचार व्यवहार जो है वो बहुत लोगों को प्रेरित करता है, वैसे नेता अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे तो ये बहुत परेशान करती हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने आरजेडी को अनुशासन सिखाया, और कल जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने भूपेंद्र यादव को लेकर के की, उनकी तुलना जो है एक जानवर से उन्होंने कर दी, तो इसके बाद जो है सवाल उठने लाजमी है। ये भी कह सकते हैं कि जो तल्खी है, जो चिड़चिड़ापन है, चूंकि लगातार बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी में टूट होनी है और कई तरह के दावे वो किए जा रहे हैं। सियासत है ना, और जगदानंद बाबू से ज्यादा बेहतर कौन समझेगा कि आज जो सत्ता में है कल वो विपक्ष में हो सकता है, जो विपक्ष में है वो कल सत्ता में हो सकता है। लेकिन क्या अगर वार और प्रतिवाद करने के लिए हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? वो ये भी तो कह सकते थे कि देखिए, जो कितने भी हम पर दबाव बना लिए जाएं, किसी तरह के हम पर स्टेटमेंट दिए जाएं, लेकिन हम अपनी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाएंगे और जोड़ तोड़ की जहां तक बात है समय पर छोड़ दिया जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जगदानंद सिंह जो है वो लगातार अनुशासन की बात करते हैं और अनुशासन उन्होंने कुछ हद तक कायम भी की अपनी पार्टी में। आरजेडी जो है वो अनुशासनहीन पार्टी लगातार मानी जाती थी, ये माना जाता था कि यहाँ अनुशासन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, मोनोपोली जो है वो यहाँ पे चलती है, हर कार्यकर्ता हर नेता अपने तरीके से चलता है। लेकिन जगदानंद सिंह ने जब कमान संभाला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो उन्होंने इस चीज़ को न सिर्फ दूर किया बल्कि ये तस्वीर भी देखने को मिली। लेकिन कल जिस तरह के बयान जगदानंद सिंह के आए हैं, कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है कि आरजेडी में जो है वो दिखावे के तौर पे भले ही अनुशासन जो है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है, लेकिन खुद वो व्यक्ति जो अनुशासन का पाठ पढ़ाता है वो भी अपनी जो है वो पेशेंस जो है वो लूज कर सकता है। और कल वो तस्वीर जो है वो सीधे तौर पे उनके बयान से भी साफ होती है। जगदानंद सिंह ये कहते हैं कि भूपेंद्र यादव जो है चाहे जो भी कुछ कर ले, उन्होंने ये भी कहा, हालांकि हम माफी चाहते हुए उस शब्द को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी चूंकि पूरी बात बतानी है, दर्शकों को इसलिए बता रहे हैं कि जगदानंद सिंह ने कहा कि कुत्ता कितना भी भौंक ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टिप्पणी जो थी वो भूपेंद्र यादव को लेकर के थी, और भूपेंद्र यादव जो है उन्होंने ये दावा किया था कि आरजेडी में बड़ी टूट होगी मकर संक्रांति के बाद, जो है पूरी आरजेडी जो है वो बीजेपी में विलय बयान जो है वो इस वक्त सवाल खड़े करते हैं, और आने वाली पीढ़ी जो है जो राजनीति की ओर जाने का अगर मन भी बनाती होगी तो वो ये देखेगी कि क्या इस तरह की राजनीति हमें भविष्य में करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कांग्रेस के नए प्रभारी की, जिनके सामने चुनौतियों की लाइन लग गई है। तो भक्त के सामने संग्राम, क्या ऐसे मजबूत करेंगे हाथ? ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए पहले इस पूरी रिपोर्ट को देखिए कि कैसे नए बिहार कांग्रेस प्रभारी जब पहली बार ही बैठक के लिए पहुंचे तो उनके सामने क्या हंगामा बरपा।
बड़ी उम्मीदों के साथ भक्त चरण दास को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। भक्त चरण दास प्रभारी बनने के बाद सोमवार को पटना पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, लेकिन एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम पहुंचते ही गर्मजोशी गर्मा गर्मी में बदल गई। प्रदेश नेताओं के साथ हुई पहली ही बैठक में हंगामा हो गया। पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी और बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमिता भूषण ने प्रदेश नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल उठाए। कि जिनको हम टिकट दे, हम लोग भी पुराने लोग हैं, हम लोग भी कांग्रेस में काम किए हैं, हम लोग का नाम प्रखंड और जिला शाखा का चुनाव समिति होता था, ये कुछ नहीं देखा गया। क्योंकि एआईसीसी से हमें आदेश मिलता है फला तारीख को आपको धरना देना है, फला तारीख को आपको आंदोलन करना है, तो हम सब लोग कांग्रेस कार्यकर्ता जुट जाते हैं, पुतला जलाते हैं मोदी जी का। लेकिन उसमें कितने किसान होते हैं? उसमें किसान नहीं होते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि अलाकमान के तरफ से आदेश हुआ है कि आपको ये प्रदर्शन करना है। कांग्रेस की बैठक में इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि मौके पर पुलिस पहुंच गई। हंगामा बढ़ता देख बैठक को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने प्रदेश नेताओं से सहयोग की अपील की। आपको समझना पड़ेगा और आपकी बोली के आधार पर, आपकी अनुभव और आपके परामर्श के आधार पर यहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा। मैं सभी साथियों को मैं अपना समझ के आपका सहयोग का कामना करता हूँ। 62 साल के भक्त चरण दास कांग्रेस के तेज तर्रार और शांत नेता माने जाते हैं। ओडिशा के कालाहाड़ी के रहने वाले भक्त चरण दास का सामाजिक जीवन जेपी आंदोलन से शुरू हुआ। 1989 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर कालाहाड़ी से चुनाव लड़े, सांसद बने और बीपी सिंह सरकार में उप राज्य मंत्री बन गए। भक्त चरण दास चंद्रशेखर की सरकार में भी केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। इसके अलावा कांग्रेस में रहते हुए भी भक्त चरण दास ने उन सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया जो उन्हें पार्टी की तरफ से सौंपा गया। लोकसभा चुनाव 2019 और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ऐसे कठिन समय में भक्त चरण दास को प्रभारी बनाकर बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन पहली ही बैठक में हुए हंगामे ने यह संदेश दे दिया कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना भक्त चरण दास के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब इस पूरी खबर को देखने के बाद ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि भक्त चरण दास आखिर कांग्रेस को कैसे मजबूत कर पाएंगे। ये वो सवाल हैं। देखिए, जब पार्टी के नेता अपने ही विधायकों के टूटने की बात करते हो तो कितनी मुश्किलात होती है। जब पार्टी के नेता प्रभारी के सामने हंगामा करते हैं तो यह अपने आप में कितना गंभीर हो जाता है। जब पार्टी के नेता पूर्व प्रभारी की तारीफ पर फटकार लगाते हैं तब यह परेशान करता है। जब पार्टी के नेता प्रभारी के बुलाने पर भी मंच पर नहीं पहुंचते तो यह अनुशासन पर सवाल उठाता है। जब पार्टी के नेता ही खोखले संगठन की बात करते हैं तो पार्टी कैसे मजबूत होगी, यह सवाल उठता है। जब पार्टी के नेता बिहार में एकला चलो की बात करते हैं तो उस पर जवाब नहीं आता, यह परेशान करता है। हमारे सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। रवि, कई सवाल हैं लेकिन हर बार ऐसे हालात होते हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले चुनाव के दरमियान भी, चुनाव से पहले भी और काफी लंबे वक्त से कांग्रेस इसी परेशानी, इसी उहापोह, इसी हो हंगामे से गुजर रही है। सवाल यही है कि कैसे हाथ को मजबूत करेंगे ये लोग। बिल्कुल विवाद, देखिए, और ये परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और कल मौका जब नए जो प्रभारी हैं वो पहुंचे थे पटना, और मौका इस बात का था कि नए तरह से शुरुआत की जाए। नई जो प्रभारी हैं वो नई रणनीति बनाने के लिए आए थे कि कैसे विधानसभा में चुनाव अगर हारी है तो आने वाले दिनों में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन समझा जा सकता है कि तमाम चीजें पीछे रह गई और जो अंतर कला है, वो आपसी जो गुटबाजी है। रवि, सवाल इसीलिए कि क्या सिर्फ चेहरे बदल देने से
यहाँ पर सिर्फ दूसरे को जिम्मेदारी दे देने से पार्टी के अंदर के अंतर कलह को दूर कर लिया जाएगा क्या? उसे दूर करने के लिए पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को कदम नहीं उठाना चाहिए क्या? क्या सिर्फ भक्त चरण दास ही सारी समस्याओं का निदान कर देंगे? क्या उनकी बात यहाँ पर बैठे तमाम लोगों के बीच स्वीकार्य होगी? उसकी एक झलक, एक बानगी तो कल हंगामे के तौर पर सामने आ गई। देखिए, बिहार कांग्रेस की जो अभी हालत है वो हालत ऐसी है कि यहाँ पे सिर्फ कोई चेहरा बदल देने से बिहार प्रदेश में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और ये आला कमान को भी पता है कि बिहार प्रदेश के अंदर कैसे गुटबाजी चरम पे है। यहाँ पे पार्टी टूटने की बात होती है, यहाँ एक दूसरे पे आरोप लगाया जाता है। पहले के जो प्रभारी हैं उन पे टिकट बेचने का आरोप लगाया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाया जाता है। तो सिर्फ एक चेहरा अगर बदल दें तो उससे अगर पार्टी का कहने कि बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बिहार कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। अगर कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पे बिहार में कुछ बेहतर करना है तो जिन जिन पर आरोप लगे हों या पूरे संगठन को बदलने की जरूरत है। और ये बात हम नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के लोग भी कल के हालात को देखकर तो रवि यही लगता है कि भक्त चरण चरण दास के सामने भी कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से वो कैसे पार पाएंगे ये अपने आप में एक चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी खबर का। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने एक बार फिर से अपने विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में बड़ी तादाद में लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारी मौजूद हैं, जिनकी वजह से विभाग की बदनामी हो रही है। साथ ही आम जनता को दाखिल खारिज और एलपीसी बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामसूरत राय ये बातें मुजफ्फरपुर में आयोजित प्रमंडल स्तरीय राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान कहते हुए नजर आए। उन्होंने यहां तक कहा कि लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। चला है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही के कारण विभाग की बदनामी हो रही है। उन सभी पर एक्शन लेने की बात कही गई है और निश्चित रूप से उन लोगों पर एक्शन भी लिया जाएगा। और जहां हमारा पुअर परफॉर्मेंस है वहां हमने आदेश दिया है कि सीनियर पदाधिकारी जाके जिले के डीएम, एसी, एडीएम जो भी हैं उस कंसर्निंग डीसीएलआर का विभाग का समीक्षा करेंगे। भीड़ बगैर सोचे समझे किसी की पिटाई कब तक करती रहेगी? मुजफ्फरपुर में भीड़ ने कुछ ऐसा ही किया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा। मानसिक रूप से एक शख्स बीमार, लोगों ने इस शख्स को पहले पोल से बांधा, बेरहमी से इसकी पिटाई की गई। बाद में जब युवक की बीमारी का भीड़ को पता चलता है तब लोगों ने इस युवक पर तरस खाया, लेकिन तब तक ये युवक पिट चुका था, बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन इस पिटाई के बाद अब वो मौत से जूझ रहा है। इसका इलाज इस वक्त जारी है। बताया ये जा रहा है कि बीमार युवक को उसकी मां और एक रिश्तेदार इलाज के लिए ऑटो से जूरन छपरा ले जा रहे थे। इसी दौरान सोनापट्टी में युवक ऑटो से कूद गया और वहां की दुकानों में घुसकर हंगामा करने लगा। युवक के हंगामे को देखकर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया और इसको पोल से बांधकर जमकर पीटा गया। युवक की मां ने जब लोगों को इस युवक की बीमारी के बारे में बताया तब जाकर लोगों ने इस शख्स को छोड़ा। थोड़ी देर और होती तो इस युवक की जान भी जा सकती थी। हालांकि इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल यही कि क्यों भीड़ कानून को अपने हाथ में लेती है, खुद क्यों ऑन स्पॉट किसी भी फैसले को सुनाने पर उतारू हो जाती है, और इस शख्स की पिटाई के लिए जिम्मेदार कौन, और क्या इन लोगों की जिम्मेदारी भी तय होगी, इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी क्या? और अब बात बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की। पटना से सटे बेहटा का रेफरल अस्पताल तस्वीरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अस्पताल इसे कहने पर शंका होगी, क्योंकि अस्पताल पूरी तरह से जर्जर भवन में तब्दील हो चुका है। स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर हमेशा डर के साए में यहां रहते हैं।
बताया जा रहा है कि 1989 में इस अस्पताल के भवन का निर्माण किया गया। भवन पुराना होने की वजह से खतरनाक हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों का ये कहना है कि प्लास्टर झड़कर गिर रहे हैं। कई स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर इस वजह से अब तक घायल हो चुके हैं, लेकिन इसकी हालत में तब्दीली अभी तक नहीं हुई और एक और किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। करवाते हैं फिर स्थिति जहाँ की तरह पहुँच जाए। सारी बातें हैं और देखने से भी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है हालत खराब, मगर जो बिल्डिंग का हालत है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें फंड की ज़रूरत है और उसमें तो बहुत बड़ा प्लानिंग की ज़रूरत होगी, तभी इसको मैंने डिमोलिश करके नया बिल्डिंग बनाया जा सके। खबर सिवान से, जहां सिवान शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। सड़क के किनारे से अवैध निर्माण को तोड़ा गया, साथ ही फुटपाथ दुकानदारों को सड़क के किनारे से हटाया गया। सिवान में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सिवान शहर जाम की समस्या से निजात मिले, जिसको लेकर सिवान शहर में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं ये बुलडोजर से शहर में जितने अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, झुग्गी जगह तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ सिवान एएसडीएम है, हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का अभियान है और कब तक चले, क्या अभियान है। ये जिला प्रशासन सिवान के द्वारा हम लोग को आदेश दिया गया है कि रोड पे अतिक्रमण बहुत हैं और जाम की समस्या भी रहती है, तो जो अतिक्रमण पाए जाते हैं उसको हटाना है। ये अभियान हमारा लगातार चलते रहेगा कंटिन्यूअस बेसिस पे, सो दैट कि जाम की समस्या दूर की जाए। क्या क्या तोड़ा जा रहा है, क्या आदेश दी जा रही है? इसमें जो भी अस्थायी अस्थायी जो स्ट्रक्चर है उनको हटाया जा रहा है। अगर अनावश्यक पार्किंग किए हुए हैं तो उन पर फाइन किया जा रहा है। जो सार्वजनिक पार्किंग स्थल है वो भी अतिक्रमित है तो उसको भी अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है।